हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियरिंग एडमिशन टू लाइफ अहेड। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज कैसे इन्वेंट हुई, जब सी लैंग्वेज इन्वेंट हुई तो उसके पीछे क्या क्या स्ट्रगल रहा, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। देन हम डिस्कस करेंगे कि सी लैंग्वेज जो है क्या आज के टाइम में भी यूज़ में आती है, जैसे कि अभी भी इम्पोर्टेंस है। देन हम डिस्कस करेंगे कि क्या सी लैंग्वेज जो है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है, आज के टाइम में भी सी लैंग्वेज का कहीं पे यूज़ है या नहीं, तो वेयर सी लैंग्वेज इज़ यूज्ड, इसके बारे में हम बात करेंगे। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करने से पहले एक ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं लास्ट लेक्चर को लेकर कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि सी लैंग्वेज जो है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो एक ह्यूमन को जब भी एक मशीन से इंटरेक्ट करना था तो हमें एक कॉमन मीडियम चाहिए था जिसके थ्रू हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके। ह्यूमन जो है उसको वही लैंग्वेज ईजी है, समझने में आनी चाहिए, जो वो समझ सके, कोड कर सके, या फिर हम बोल सकते हैं वो पढ़ सके, यानी ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज चाहिए। अगर हम मशीन की बात करें तो मशीन को जो है वो 0-1 समझ में आता है, यानी मशीन लैंग्वेज समझ में आती है। टू इंटरेक्ट अ ह्यूमन विद मशीन हमें जो चाहिए था, एक कोई ट्रांसलेटर चाहिए था जो ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज को कन्वर्ट कर सके मशीन लैंग्वेज में। तो जो ये ट्रांसलेटर था, ये इसको हम बोलते हैं कंपाइलर, जो क्या करता है, एक हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में एंड देन हमें रिप्लाई करता है। तो अब जब एक ह्यूमन जो है अपना कोड लिखेगा, यानी वो इंस्ट्रक्शंस देगा मशीन को कि ये टास्क आपको परफॉर्म करना है और हमें रिजल्ट देना है, तो उसको हम बोलते हैं कि एक प्रोग्राम। एक ह्यूमन जो है वो एक प्रोग्राम लिखेगा, उस प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, मशीन पे रन करवाते हैं। तो मशीन पे रन करवाने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, यानी कि हमें उस प्रोग्राम को कंपाइल करना पड़ेगा एंड देन वो प्रोग्राम जो है मशीन पर रन होगा, एग्जीक्यूट होगा और हमें हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट जो है वो मिल जाएगा। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था। अब हम बात करेंगे, ये हमने देखा कि बेसिकली एक प्रोग्राम जो है, हम जो कोड करेंगे वो कंपाइल होगा, रन होगा और हमें डिज़ायर्ड आउटपुट देगा। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि एक ह्यूमन का जो टास्क है वो सिंप्लीफाई हो रहा है। जितने भी टास्क थे, कॉम्प्लेक्स थे, एक ह्यूमन को परफॉर्म करने में जितना टाइम लगता था, अब वही चीज़ें जब एक मशीन करेगी तो टाइम जो है वो कम लगेगा। तो अब हमें ऐसे और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस डिज़ाइन करनी है जिससे टाइम कम लगे। तो अब हमें चाहिए कि प्रोग्राम कैसे लिखना है, प्रोग्राम पे कैसे काम होगा। तो ये सब चीज़ें हम आपको आने वाली वीडियोस में बताएंगे कि आपको प्रोग्राम जो है वो कैसे लिखना है, ताकि आप आज के जो वर्ड में जो भी रियल प्रॉब्लम्स है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करो, एक प्रोग्राम डिज़ाइन कर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सको। बट जब हम प्रोग्राम लिखेंगे, कोड लिखेंगे, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो सी लैंग्वेज मार्केट में आई उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, वो मार्केट में क्यों आई, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी जिसकी वजह से सी लैंग्वेज को इन्वेंट किया गया। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री जो है बहुत बार आपके सिलेबस में भी पूछ ली जाती है कि आप सी लैंग्वेज की हिस्ट्री को बताओ। तो हिस्ट्री को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे ताकि आपको ये समझ में आए कि कोई भी नई चीज़ जब मार्केट में आती है तो उसके पीछे का स्ट्रगल क्या रहता है। तो सबसे पहले MIT ने 1965 में एक प्रोजेक्ट किया था, CTSS। ये एक टाइम शेयरिंग सिस्टम डिज़ाइन किया था उन्होंने। ये टाइम शेयरिंग सिस्टम में बेसिकली क्या था कि पहले एक ह्यूमन को एक मशीन पे काम करना होता था तो बहुत टाइम लगता था, बड़े बड़े सिस्टम्स होते थे और एक प्रोग्राम को करने के लिए उनको पंच करना पड़ता था और उसमें महीनों लग जाते थे। तो उस चीज़ को सिंप्लीफाई किया गया और उन्होंने एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन किया जो टाइम शेयरिंग सिस्टम था, जिस पे बहुत सारे ह्यूमंस पैरेलली काम कर सकते थे। अप्रोक्स 30 ऐसे टर्मिनल्स उन्होंने डिज़ाइन किए कि वो एट ए टाइम एक सिंगल मशीन पर काम कर सकते थे। अब ये जो प्रोजेक्ट था ये बहुत सही से वर्क कर रहा था, तो MIT ने डिसाइड किया कि अब हम क्या करेंगे, एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसका नाम उन्होंने दिया था मल्टिक्स। दिस इज मल्टिक्स को बेसिकली उन्होंने डिफाइन किया था मल्टीप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सर्विस। अब मल्टिक्स डिज़ाइन करने का लॉजिक ये था कि जो टाइम शेयरिंग सिस्टम उन्होंने पहले डिज़ाइन किया था, अब उसमें उनको कुछ एडवांसमेंट करना था, नई कंप्यूटिंग सर्विसेज उनको ऐड करनी थी। तो अब मल्टिक्स जो प्रोजेक्ट आया तो उसमें डिसाइड किया MIT ने कि वो अपने साथ और भी ऑर्गेनाइजेशंस को ऐड करेगी। तो MIT ने अपने साथ बेल्स लैब को ऐड किया और जनरल इलेक्ट्रिक को भी ऐड किया। तो अब तीनों ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर मल्टिक्स पे काम करना शुरू किया।
जैसे ही उन्होंने कुछ टाइम तक काम किया, काफ़ी चीज़ें उन्होंने उस टाइम पे डेवलप की और काफ़ी नई नई चीज़ें उन्होंने ऐड की, बट ये प्रोजेक्ट बहुत टाइम ले रहा था, एक्सपेंसिव भी था और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो ये प्रोजेक्ट जो है बेल लैब्स ने छोड़ दिया था। बेल लैब्स ने ड्रॉबैक कर लिया था इस प्रोजेक्ट से कि अब हम इस प्रोजेक्ट में कंटिन्यू नहीं करेंगे। ये डिसीजन से बेल लैब्स के बहुत से एम्प्लॉयज़ जिन्होंने बहुत सी चीज़ें यहाँ पे सीखी, उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करना सीखा, उन्होंने डेवलप किया ऑपरेटिंग सिस्टम, उनके लिए एक फ्रस्ट्रेशन थी कि हमने इतना टाइम इन्वेस्ट किया और हम इस प्रोजेक्ट से आउट हो गए। तो 2 जो मेंबर्स थे, केन थॉम्पसन, ये बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं, जब भी हम सी की बात करते हैं इनका नाम लेते हैं, और डेनिस रिची, इन दोनों ने मिलकर एक टीम डिज़ाइन करी। उस टीम में इन्होंने डिसाइड किया कि हम जो है एक प्रोजेक्ट करेंगे, जो हम मल्टिक्स में काम कर रहे थे सिमिलर टू दैट हम क्या करेंगे, एक कम्युनल कंप्यूटिंग डिज़ाइन करेंगे। मतलब हम एक क्या करेंगे, ऐसी सर्विस प्रोवाइड करेंगे यूज़र्स को जो क्या हो, फाइल शेयरिंग सिस्टम का काम करे। और उन्होंने ऐसा काम किया भी। उन्होंने एक सिंपल प्रोजेक्ट किया, मल्टिक्स के सामने बहुत छोटा प्रोजेक्ट था, बट समहाउ उन्होंने एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया जिसमें उन्होंने फाइल शेयरिंग का काम शुरू किया। जब मल्टिक्स पे काम चल रहा था तब केन थॉम्पसन ने एक गेम डेवलप की थी जिसका नाम था स्पेस ट्रैवल। अब जो ये गेम उन्होंने डेवलप की थी, उस टाइम पे जब वो MIT के साथ काम कर रहे थे तो उनके पास अच्छे अच्छे डिवाइसेस अवेलेबल थे, अच्छे सिस्टम्स थे जिस पे वो काम कर रहे थे। बट जैसे ही बेल लैब्स ने उस प्रोजेक्ट से आउट हुए तो उनके पास अब वो डिवाइसेस भी नहीं थे, उनके पास वो सिस्टम्स नहीं थे। उतने पावरफुल सिस्टम ना होने की वजह से वो अपने प्रोजेक्ट पे, यानी जो गेम डेवलप कर रहे थे, उस पर ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे थे। देन उन्होंने सोचा कि अब मैं कुछ फंडिंग के लिए कोशिश करता हूँ ताकि कुछ फंडिंग मिले तो वो अपने उस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर सके। बट उनको कहीं से भी फंड नहीं मिला, वो हर जगह से वो रिजेक्ट हुए। और फिर उन्होंने सोचा कि उनको एक मशीन अवेलेबल थी जिसका नाम है DEC PDP-7। ये एक मिनी कंप्यूटर है। ऑल्दो ये बहुत पावरफुल नहीं है, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि जो भी मेरे पास मिनी कंप्यूटर अवेलेबल है मैं उस पर ही कुछ डिज़ाइन करना स्टार्ट करता हूँ। इस डिवाइस के पास ना तो ज़्यादा सॉफ्टवेयर हम इसमें यूज़ कर सकते थे, बहुत लिमिटेड सॉफ्टवेयर थे, मेमोरी बहुत कम थी, 8 KB जितनी सिर्फ मेमोरी उस टाइम पे अवेलेबल थी सिस्टम में। बट उन्होंने काम करना स्टार्ट किया और उन्होंने इवेंचुअली 1 महीने के अंदर अंदर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन किया। और उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर असेंबलर, एडिटर और जो है शेल, ये सारी चीज़ें इसमें थी। जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम उन्होंने विद इन अ मंथ डिज़ाइन किया, ये ऑपरेटिंग सिस्टम था फर्स्ट वर्जन ऑफ यूनिक्स। तो आप देख सकते हो कि यूनिक्स जो मार्केट में आया उसके पीछे की स्ट्रगल क्या थी कि केन थॉम्पसन जो हैं वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे जिससे उनको बाहर निकलना पड़ा। वो एक गेम डिज़ाइन कर रहे थे उस टाइम पे, वो गेम भी वो जिस मशीन पे कर रहे थे वो इफ़ेक्टिवली नहीं कर पाए। उनको एक मिनी कंप्यूटर मिला जिस पे उन्होंने अपना एक स्मॉल वर्जन जो है, जिस गेम का वो डिज़ाइन कर रहे थे, एक छोटा पोर्शन उन्होंने काम करना शुरू किया। और जो उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन किया वो फर्स्ट वर्जन था यूनिक्स का। अब यहाँ तक की स्टोरी है कि ये यूनिक्स पे काम करना उन्होंने शुरू किया एक मशीन पे, ये सब चीज़ें। अब हम इसमें अब तक हमने ये देखा कि सी तो कहीं पे आई ही नहीं, तो सी का क्या पॉइंट है, तो हम इस पे आगे बात करते हैं। जब केन थॉम्पसन ने फर्स्ट वर्जन यूनिक्स का निकाला तो उन्होंने देखा कि ये जो उन्होंने वर्जन निकाला है, अब इस पे अगर ये हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ऑल्दो जब वो मल्टिक्स प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे तो वो हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ करते थे, जैसे कि PLI एक लैंग्वेज थी वो यूज़ करते थे, फोर्ट्रेन एक लैंग्वेज थी वो यूज़ करते थे, BCPL एक लैंग्वेज थी वो यूज़ करते थे। ये सारी हाई लेवल लैंग्वेज वो यूज़ करते थे। बट उनके पास जो मशीन थी वो ऐसी मशीन थी जिस पे वो हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते थे। हाई लेवल लैंग्वेज इज़ यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज है, प्लस ईजी टू अंडरस्टैंड है, रीड करना, कोड करना, और कोड भी बहुत छोटा होता था, हर तरह से बेटर थी ये लैंग्वेज। बट अब उनके पास मशीन नहीं थी और उनको काम करना था, अब वो कैसे करें? अब उनके पास ऑप्शन यही था कि वो मशीन लैंग्वेज में काम करें। तो एग्जैक्टली मशीन लैंग्वेज नहीं बट असेंबली लैंग्वेज में उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। उस टाइम पे असेंबली लैंग्वेज जो थी बहुत कॉमन लैंग्वेज थी। जितने भी साइंटिस्ट रिसर्चर्स थे जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करते थे तो वो असेंबली लैंग्वेज ही यूज़ करते थे। तो असेंबली लैंग्वेज में कोड करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। असेंबली लैंग्वेज जो होती है वो थोड़ा
सिंबॉलिक फॉर्म में होती है, आपको सिंबल्स इंस्ट्रक्शंस आपको देनी रहती है, यानी कि ये मोर ओरिएंटेड टू मशीन लैंग्वेज की तरह ही होती है। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था इसमें कोड करना, टाइम इन्वेस्ट करना भी ज़्यादा था, प्लस कोड भी ज़्यादा था, बट स्टिल उन्होंने ट्राई किया कि असेंबली लैंग्वेज के थ्रू उन्होंने इस मशीन पे अपने काम को शुरू किया। धीरे धीरे जब उनका यूनिक्स की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी मार्केट में, धीरे धीरे लोग यूज़ करने लगे, जानने लगे और उनके साथ और भी लोग जुड़ने लगे, तब उनको 1970 में फंडिंग मिली। जब उनको फंडिंग मिली तो उनके पास एक पावरफुल मशीन भी आई जो कि थी PDP 7 की जगह 11। जब PDP 11 जो थी वो काफ़ी पावरफुल थी, उस पर उन्होंने हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ करनी स्टार्ट की। अब पॉइंट ये आया, अब तक हमने आपको बताया कि यूनिक्स कैसे आया। अब वो यूनिक्स पे जब काम कर रहे थे तो अब उनको लैंग्वेज चाहिए थी कोई भी यूज़ करने की, तो उस टाइम पे मार्केट में जो लैंग्वेजेस चलती थी हाई लेवल लैंग्वेज, वो उस मशीन को सपोर्ट नहीं करती थी, उस मशीन पे काम नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने असेंबली यानी कि मोर फेमिलियर टू मशीन लैंग्वेज जैसी लैंग्वेज पे, सिम्बोलिक लैंग्वेज पे काम करना शुरू किया, उस पर उन्होंने कोड करना शुरू करा। बट जब उनको फंडिंग मिली तो उनको लगा कि अब मेरे पास नई मशीन है, तो क्या मैं वापस हाई लेवल लैंग्वेज पे काम कर सकता हूँ। तो उन्होंने फोर्ट्रेन पे काम करना स्टार्ट किया। तो जब उन्होंने फोर्ट्रेन पे काम करना स्टार्ट किया तो उनको लगा कि अभी भी कुछ ज़्यादा अच्छे से काम नहीं हो पा रहा है। देन उन्होंने स्विच किया BCPL पे। BCPL पे उन्होंने मल्टिक्स के टाइम पे भी काम किया था। तो जब BCPL पे काम किया तो उनको बहुत सारी एफिशिएंसी इश्यूज आए, और जो वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन कर रहे थे उसमें कंपैटिबिलिटी इश्यूज, एफिशिएंसी इतना सही से नहीं आ रहा था। तो उन्होंने BCPL में काफ़ी सारी मॉडिफिकेशंस की, और मॉडिफिकेशंस के साथ जब उन्होंने किया काम तो उन्होंने एक नई लैंग्वेज इन्वेंट करी, B लैंग्वेज। जो B लैंग्वेज थी, अब उसके साथ क्या इशू था कि वो भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं थी। अब जब हमें एक नई लैंग्वेज है और हम जब काम करना चाहते हैं एक मशीन पे, तो हमें चाहिए कि टाइम कम लगे, एफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए मशीन की, और हमारी लैंग्वेज जो है वो तुरंत कंपाइल हो जानी चाहिए और हमें रिजल्ट मिल जाए। बट B लैंग्वेज जो थी वो भी एफिशिएंट नहीं थी। देन केन थॉम्सन एंड डेनिस रिची ने मिलकर, डेनिस रिची ने बोला कि ये जो BCPL एंड B लैंग्वेज है, इन दोनों में क्यों ना कुछ मॉडिफिकेशन किया जाए, कुछ और काम किया जाए। तो देन डेनिस रिची ने BCPL एंड B लैंग्वेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो बहुत बढ़िया थे, उन फीचर्स को लिया, कुछ नए फीचर्स ऐड किए, और उन्होंने अपनी खुद की एक लैंग्वेज डेवलप की जिसको उन्होंने C लैंग्वेज बोला। तो ये बेसिकली जो C लैंग्वेज मार्केट में आई, ये 1972 में आई। इसलिए बोला जाता है कि C लैंग्वेज जो है वो डेनिस रिची ने इन्वेंट की थी इन 1972। बट ये जो लैंग्वेज इन्वेंट हुई उसके पीछे की हिस्ट्री, उसके पीछे का स्ट्रगल अगर आप देखोगे तो बहुत सी लैंग्वेजेस, बहुत से जो है प्रोडक्ट्स पे काम हुआ। C लैंग्वेज जब इन्वेंट हुई तो हम बोल सकते हैं कि यूनिक्स जो है वो C लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है। देन क्योंकि हमने पहले देखा कि जैसे जैसे हमारी मशीन हमारे पास अच्छी नहीं थी, वो उसमें सारे लिमिटेड फीचर्स थे, मेमोरी भी ज़्यादा नहीं थी, और हम उस पर जब काम कर रहे थे, वो गेम डेवलप कर रहे थे उस टाइम पे। देन जो ऑपरेटिंग सिस्टम उस टाइम पे काम करते हुए केन थॉम्सन ने डिज़ाइन किया, वो फर्स्ट वर्जन यूनिक्स का कहलाया। लेकिन अब उनको यूनिक्स पे काम करना था, उनको जो सॉफ्टवेयर बनाना था वो एफिशिएंट बनाना था। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है काफ़ी एफिशिएंट चाहिए था, तो उन्होंने डिफरेंट लैंग्वेजेस ट्राई की, उन्होंने असेंबली लैंग्वेज ट्राई की, एंड देन उन्होंने BCPL को यूज़ करते हुए B लैंग्वेज इन्वेंट की। B में भी कुछ इश्यूज आए, तो डेनिस रिची ने उन इश्यूज को भी रिजोल्व करते हुए एक लैंग्वेज डिज़ाइन की, C लैंग्वेज, जो कि काफ़ी एफिशिएंट थी और ये पोर्टेबल लैंग्वेज थी। पोर्टेबल का मतलब ये मशीन डिपेंडेंट नहीं थी। जब यूनिक्स डिज़ाइन किया था, जब वो काम कर रहे थे, तो उनके माइंड में सिर्फ ये थॉट था कि कैसे करके हम एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करें जो एफिशिएंसी दे हमें। उनके माइंड में ये नहीं था कि ये जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं ये एक ही मशीन पे रन करेगा, दूसरी मशीन पे रन करने के लिए हमें सारा प्रोसेस दोबारा से करना पड़ेगा। बट जब C लैंग्वेज मार्केट में आई तो C लैंग्वेज जो है वो पोर्टेबल है, यानी वो मशीन इंडिपेंडेंट है, वो किसी भी मशीन पे ईजीली रन हो सकती है। तो ये बेसिक हिस्ट्री थी कि कैसे जो C लैंग्वेज है वो मार्केट में आई। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो C लैंग्वेज मार्केट में आई है 1972 में आई, क्या अभी भी C लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस है, क्या अभी भी C लैंग्वेज यूज़ की जाती है। जबकि हम बात करें तो बहुत सी ऐसी लैंग्वेजेस हैं मार्केट में जो बहुत पॉपुलर हैं, जैसे कि C++, जावा, पाइथन,
सब लैंग्वेजेस बहुत पॉपुलर है। तो क्या आज के टाइम में अभी भी सी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है? तो यस, सी लैंग्वेज जो है आज के टाइम में भी बहुत यूज़ में आती है। अगर हम बात करें, आपको बताएं, आपको TIOBE टायोबे करके एक आपकी मैं उसकी फुल फॉर्म बताती हूँ, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये आपको बताती है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है उसकी कितनी पॉपुलैरिटी है, कि कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेजेस की लिस्ट होती है और उसमें वो बताते हैं कि वो लैंग्वेज कितनी पॉपुलर है। तो टायोबे इंडेक्स के अकॉर्डिंग दिसंबर 2021 की अगर हम बात करें तो सी लैंग्वेज जो है वो सेकंड मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है। और अगर दिसंबर 2020 की बात करते हैं तो सी लैंग्वेज जो थी वो फर्स्ट पॉपुलर लैंग्वेज थी। तो यानी कि सी लैंग्वेज अभी भी बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है। ऑल्दो बहुत सी लैंग्वेजेस मार्केट में आ चुकी है, बट सी लैंग्वेज अभी भी बहुत पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा मार्केट में यूज़ में आती है। अब पॉइंट ये आता है कि ठीक है, ये पॉपुलर है, बट ये कहाँ पे यूज़ में आती है? ऐसी क्या डिवाइसेस है, ऐसी कौन सी मशीन्स हैं, ऐसे कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ऐसी कौन से GUIs हैं जहाँ पे अभी भी जो है सी यूज़ की जाती है? तो आप देखना कि सी जो है बहुत सी जगह पे यूज़ में आती है, और जो बहुत पॉपुलर एप्लीकेशंस है, ब्राउज़र्स हैं, डाटाबेस है, वहाँ पर सी यूज़ में आती हैं। जैसे कि अगर मैं डाटाबेस की बात करूँ तो MySQL डाटाबेस जो है, डाटाबेस इज डाटा, इन्फॉर्मेशन आप स्टोर करते हो, कैसे इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी उसके लिए डाटाबेस यूज़ किया जाता है। तो बहुत पॉपुलर MySQL, ओरेकल जो है डाटाबेस आप यूज़ करते हो, ये सी लैंग्वेजेस में मोस्टली डिज़ाइन है। गूगल क्रोमियम की बात करें, अगर हम ब्राउज़र की बात करें तो गूगल क्रोमियम हो गया, गूगल फाइल सर्विस हो गया, ये सारे के सारे भी जो हैं मोस्टली सी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। फोटोशॉप हो गया, बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर जो हैं, GUIs में हम इसको सी को अभी भी यूज़ करते हैं। एम्बेडेड सिस्टम, होम अप्लायंसेस की अगर हम बात करें, जहाँ पे हम डिजिटलाइज करते हैं चीज़ों को, वहाँ पर भी सी लैंग्वेज जो है मोस्टली यूज़ में आती है। विंडोज़ का जो कर्नल है वो भी जो है सी में कोड किया हुआ है, उसकी भी स्क्रिप्टिंग मोस्टली सी में है। GPS ट्रैकिंग सिस्टम की अगर बात करें तो वो भी मोस्टली सी लैंग्वेज में है। तो आप देखेंगे कि जितने भी पॉपुलर चीज़ें हैं मार्केट में, उनका अगर हम कोड की बात करें कि वो किस में लिखे हुए हैं, तो मोस्टली सी में लिखे हुए हैं। तो सी का बहुत बड़ा रोल है आज के टाइम में भी, और सी मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो सी लैंग्वेज इसीलिए बोला जाता है कि ये मदर ऑफ ऑल अदर लैंग्वेजेस हैं। तो सी पढ़ना आज के टाइम में आपके कंसेप्ट्स की क्लैरिटी के लिए भी ज़रूरी है, और बहुत इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज है, तो इसलिए स्टार्टिंग से ही हम सी के बारे में पढ़ते हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि हम आपकी क्वेरी को रिजोल्व कर सकें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज की वीडियो में हमने सिर्फ हिस्ट्री की बात की और देखा कि सी लैंग्वेज जो है कहाँ कहाँ यूज़ में आती है। तो ये बेसिक चीज़ें हमने डिस्कस की। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि जो सी है उसका कोई प्रोग्राम बेसिक देखेंगे, एडिटर की बात करेंगे, कंपाइलर की, ये सब डिस्कशंस करेंगे। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।